हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल भाटिया ज्ञान पर स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम इनकम टैक्स की क्लास 2 को लेकर आए हैं। इससे पहले क्लास 1 हो चुकी है, उसको आप लोग को देखना है क्योंकि उसमें हमने बेसिक स्ट्रक्चर्स को बताया हुआ है। और मैंने आप लोगों से उसमें वादा किया था कि मैं जो नेक्स्ट क्लास लेके आऊँगा उसके अंदर मैं सैलरी को लेके आऊँगा। किसको लेके आऊँगा? सैलरी को। तो सैलरी के रूल्स प्रोविजंस हम इसमें देखते हैं। फ्रेंड्स, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। देरी ना करते फ्रेंड्स, इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो इनकम फ्रॉम सैलरी, सैलरी से जो इनकम होती है उसी को ही हम इनकम फ्रॉम सैलरी कहते हैं। ये इनकम का सबसे पहला और मेन हेड होता है। इसमें सैलरी में क्या क्या इंक्लूड किया जाता है? तो बेसिक सैलरी को इसमें इंक्लूड किया जाता है। एचआरए, हाउस रेंट अलाउंस जिसको हम बोलते हैं, जो भी टैक्सेबल एचआरए होता है इसको इंक्लूड किया जाता है। प्लस एंटरटेनमेंट अलाउंसेस जो टैक्सेबल होता है वो पार्ट्स आता है। परक्विजिट्स ऑफ रेंट फ्री हाउस, परक्विजिट्स ऑफ कार, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ ओवर 12% एंड एक्सिस इंटरेस्ट टू आरपीएफ ओवर 9.5%। फ्रेंड्स, जो आरपीएफ में हमारा कंट्रीब्यूट होता है वो 12% तक एग्जेम्प्ट होता है और 12% से ऊपर जो होता है टैक्सेबल होता है। इसलिए 12% से ऊपर का जो होता है उसी को ही इसमें हम ऐड करते हैं। और आरपीएफ पे जो इंटरेस्ट बनता है वो 9.5% तक टैक्स एग्जेम्प्ट होता है। उससे ऊपर क्या टैक्सेबल होता है, उससे ऊपर को ही हम इसमें ऐड करते हैं। और काफ़ी चीज़ें होती हैं और भी अलाउंसेस होते हैं, लेकिन हमने परफॉर्मा के पर्पज से मेन मेन चीज़ों को लिया है। इन सभी को जोड़ते हैं तो ऐड करने के बाद जो हमारी सैलरी निकल के आती है उसको हम बोलते हैं ग्रोस सैलरी। क्या बोलते हैं? ग्रोस सैलरी। फिर इसमें से कुछ डिडक्शंस मिलती है अंडर सेक्शन 16। अंडर सेक्शन 16 में डिडक्शन होती है। पहली डिडक्शन होती है हमारी स्टैंडर्ड डिडक्शन। डिडक्शन होती है स्टैंडर्ड डिडक्शन। इसकी जो सेक्शन है वो 16 फर्स्ट ए होती है। 16 फर्स्ट ए। इसमें जो डिडक्शन मिलती है वो ग्रोस सैलरी 50,000, और जो डिडक्शन होगी, जो ग्रोस सैलरी होगी और डिडक्शन 50,000, इन दोनों में जो भी कम होगी, उन दोनों में जो भी कम होगी उसी की छूट मिलती है। सपोज कीजिए ग्रोस सैलरी हमारी 48,000, कितनी है? 48,000 है। रिडक्शन की लिमिट कितनी है? 50,000। तो इन दोनों में क्या कम है? 48। 48 हमारी क्या होगी? डिडक्टेबल हो जाएगी, इसकी हमें छूट मिल जाएगी। तो ग्रोस सैलरी और ₹50,000, इन दोनों में जो भी कम होगा उसकी डिडक्शन मिलेगी। सेकंड, इसके बाद जो होती है वो होती है हमारी एंटरटेनमेंट अलाउंस। एंटरटेनमेंट अलाउंस की जो डिडक्शन होती है वो 16 सेकंड में दी जाती है। 16 सेकंड में दी जाती है। और जो तीसरी डिडक्शन होती है वो प्रोफेशनल टैक्स या एम्प्लॉयमेंट टैक्स होती है, जो अंडर सेक्शन 16 थर्ड में आती है। किसमें आती है फ्रेंड्स? थर्ड में आती है। ये तीन डिडक्शन सैलरी में दी जाती है। उसके बाद जो हमारी सैलरी बचती है वो होती है हमारी टैक्सेबल सैलरी। इसी सैलरी पर टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट की जाती है। सैलरी को और अच्छे से समझते हैं, चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। मेन आता है सबसे पहले हमारा टाइप्स ऑफ एसईसी ऑन द बेसिस ऑफ सैलरी। सैलरी के बेसिस पर जो एसईसी होता है, जो करदाता होता है, उसको टू पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। कितने पार्ट्स में? टू पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। एक होता है जनरल एसईसी और दूसरा होता है हमारा स्पेसिफिक एसईसी। जनरल एसईसी और स्पेसिफिक एसईसी टू पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। तो जनरल एसईसी कौन होता है? ए पर्सन हु गेट लेस देन 50,000 पर एनम। एक पर्सन जिसको सैलरी 50,000 रुपए पर एनम या उससे कम होती है, 50,000 रुपए या उससे कम होती है, उसी को हम क्या बोलते हैं? जनरल एसईसी। क्या बोलते हैं? जनरल एसईसी। ए पर्सन हु गेट लेस देन 50,000 पर एनम सैलरी एज ए मोनेटरी सैलरी, ही इज कॉल्ड जनरल एसईसी। कौन सी सैलरी? मोनेटरी सैलरी। स्पेसिफिक एसईसी कौन होगा फ्रेंड्स? जिसकी इनकम 50,000 रुपए पर एनम से ज्यादा होगी। इसकी मॉनेटरी सैलरी 50,000 रुपए पर एनम से ज्यादा होगी। फ्रेंड्स, यहाँ पे लिखा हुआ मॉनेटरी इनकम या मॉनेटरी सैलरी। मॉनेटरी इनकम कौन सी होती है उसको मैंने नीचे बताया हुआ है। मॉनेटरी सैलरी या इनकम, मॉनेटरी सैलरी या इनकम, इसके अंदर हम तीन चीजों को देखते हैं। एक तो होता है हमारा बेसिक सैलरी, उसके बाद ऑल टैक्सेबल अलाउंसेस, जितने अलाउंसेस होते हैं उनका टैक्सेबल पार्ट, और इसमें से लेस करते हैं हम डिडक्शंस, जितनी भी छूट होती है उनको माइनस कर देते हैं। तो बेसिक सैलरी प्लस ऑल टैक्सेबल अलाउंसेस एंड माइनस डिडक्शंस, इनको करने के बाद जो कैलकुलेट होके आती है उसी को बोलते हैं मॉनेटरी सैलरी।
क्या बोलते हैं, मॉनेटरी सैलरी। यदि मॉनेटरी सैलरी 50,000 रुपये या इससे कम आती है, 50,000 रुपये या इससे कम आती है, तो उसको बोलते हैं हम जनरल एसईसी। क्या बोलते हैं हम, जनरल एसईसी। दूसरा, यदि 50,000 रुपये से अधिक आती है, 50,000 रुपये से अधिक आती है, तो उसको बोलते हैं हम स्पेसिफिक एसईसी, स्पेसिफिक एसईसी। अब चलिए सैलरी को देखते हैं कि सैलरी में क्या क्या चीजें इंक्लूड की जाती हैं। व्हाट इज इंक्लूड इन सैलरी? सैलरी में हम बेसिक सैलरी प्लस वेजिस दोनों को इंक्लूड करते हैं फ्रेंड्स। सैलरी हो या वेजिस हो, दोनों में से कुछ भी हो, इनकम टैक्स में दोनों को ही कंसीडर किया जाता है। किसी को यदि एडवांस सैलरी मिली हो, वो इंक्लूड होगी एडवांस सैलरी। ग्रेच्युटी, कमीशन, इनकेसमेंट ऑफ अर्न लीव या लीव सैलरी, पेंशंस एंड ऑल टैक्सेबल अलाउंसेस। जितने भी अलाउंसेस होते हैं उनको टैक्सेबल पार्ट या टैक्सेबल अलाउंसेस, इन सभी को इंक्लूड किया जाता है सैलरी में। किसमें इंक्लूड किया जाता है? सैलरी में। तो फ्रेंड्स हमने यहाँ पर बोला है टैक्सेबल अलाउंसेस। तो कौन कौन से कौन कौन से अलाउंस टैक्सेबल होते हैं, कौन कौन से अलाउंसेस एग्जम्प्ट होते हैं, और किन अलाउंसेस का कितना पार्ट टैक्सेबल होता है, इसको समझते हैं हम। पहले देखते हैं अलाउंसेस कौन कौन से हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स मैंने यहाँ पर कैटेगराइज किया हुआ है जो अलाउंसेस है, इनको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला होता है हमारा फुल्ली टैक्सेबल। क्या? फुल्ली टैक्सेबल। सेकंड होता है हमारा पार्टली टैक्सेबल, एंड थर्ड होता है हमारा फुल्ली एग्जेम्प्टेड। फुल्ली टैक्सेबल वो होता है जितना भी अलाउंस मिला है उस पूरी की पूरी अमाउंट पर टैक्स लगता है, उसको बोलते हैं फुल्ली टैक्सेबल अलाउंस। और जो हमारा एग्जेम्प्ट अलाउंस होता है, वो अलाउंसेस वो होता है कि कितना भी मिला हो, उसकी जो पूरी अमाउंट होती है वो एग्जेम्प्ट होती है, करमुक्त होती है, उस पर टैक्स नहीं लगता है। एंड तीसरा जो सबसे मेन होता है, इसी को हमें फ्रेंड्स समझना है, वो होता है हमारा पार्टली टैक्सेबल अलाउंस। इन अलाउंसेस का क्या होता है, कुछ हिस्सा टैक्सेबल होता है और कुछ हिस्सा हमारा एग्जेम्प्ट होता है। तो इन्हीं को हमें समझना होता है अच्छे से, बाकी को हम याद कर लेंगे। फुल्ली टैक्सेबल अलाउंसेस में कौन कौन सा आता है? डियरनेस अलाउंस, जिसको हम बोलते हैं महंगाई भत्ता। डियरनेस अलाउंस जो महंगाई भत्ता होता है, ये फुल्ली टैक्सेबल होता है। दूसरा होता है मेडिकल अलाउंस। कौन सा होता है फ्रेंड्स? मेडिकल अलाउंस, चिकित्सा भत्ता इसको हम बोल सकते हैं। तीसरा होता है हमारा सिटी कंपेंसेटरी अलाउंस, ये भी फुल्ली टैक्सेबल होता है। सर्वेंट अलाउंस, डॉक्टर अलाउंस, ट्रैवल एरिया अलाउंस, वार्डन अलाउंस, लंच या टिफिन अलाउंस, कॉस्ट ऑफ लाइविंग अलाउंस, एंड डॉग अलाउंस, फैमिली अलाउंस एंड मैरिज अलाउंस। इन सभी को क्या किया जाता है? सैलरी में इंक्लूड किया जाता है, क्योंकि ये सभी क्या होते हैं फ्रेंड्स? फुल्ली टैक्सेबल होते हैं। एग्जेम्प्ट में कौन कौन से आते हैं? जैसे टूर अलाउंस, ये फुल्ली एग्जेम्प्ट होता है। डेली अलाउंस फुल्ली एग्जेम्प्ट होता है। कन्वेंस अलाउंस फुल्ली एग्जेम्प्ट होता है। यूनिफॉर्म अलाउंस फुल्ली एग्जेम्प्ट होता है। और पार्टली टैक्सेबल में कौन कौन से आते हैं? एक होता है हमारा एचआरए, जिसको हम बोलते हैं हाउस रेंट अलाउंस। दूसरा होता है एंटरटेनमेंट अलाउंस। तीसरा होता है हमारा एजुकेशन अलाउंस। एंड फोर्थ हॉस्टल अलाउंस, ट्रैवल एरिया अलाउंस, हाई एल्टीट्यूड अलाउंस, ट्रांसपोर्ट अलाउंस एंड फील्ड एरिया अलाउंस। ये सभी हमारे क्या होते हैं? पार्टली टैक्सेबल अलाउंस होते हैं। तो एक एक अलाउंस को फ्रेंड्स अच्छे से समझते हैं, जिससे हमारा एक एक पॉइंट अच्छे से क्लियर हो जाए। तो हम पहले लेके आते हैं एचआरए को। चलिए समझते हैं एचआरए। फ्रेंड्स यहाँ पे लिखा है कि जो एचआरए होता है ये पार्टली होता है, अभी मैंने आपको पीछे बताया। तो इसका कुछ पार्ट्स टैक्सेबल होता है और कुछ पार्ट इसका एग्जेम्प्ट होता है। तो टैक्सेबल एचआरए निकालने के लिए क्या होता है? एचआरए जितना भी रिसीव हुआ है उसमें से एग्जेम्प्ट एचआरए माइनस कर देते हैं, यानी एचआरए रिसीव माइनस एग्जेम्प्ट एचआरए जो निकल के आता है वो होता है हमारा टैक्सेबल एचआरए। फ्रेंड्स क्या होता है? टैक्सेबल एचआरए। तो जो एचआरए एग्जेम्प्ट होता है ये कितना होता है, कौन कौन सा होता है, या कितने अमाउंट तक होगा, इसके लिए फ्रेंड्स कैलकुलेशन है, कुछ रूल्स है, उसको समझते हैं। पहले यहाँ पे लिखा लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग अमाउंट इज एग्जेम्प्ट। लीस्ट ऑफ द अमाउंट इज एग्जेम्प्ट, इन तीनों में जो भी सबसे लीस्ट होगी, सबसे कम अमाउंट होगी, उसी को हम एग्जेम्प्ट करते हैं। पहला होता है एचआरए रिसीव, जितना भी एचआरए रिसीव हुआ है वो वैल्यू। सैलरी का 40 या 50%, सैलरी का 40 या 50%, एंड रेंट पेड बाय द एसईसी, करदाता ने जितना भी रेंट पेड किया माइनस 10% ऑफ सैलरी, सैलरी का 10%।
फ्रेंड्स हम यहाँ पर वर्ड्स यूज कर रहे हैं कि 10% ऑफ सैलरी, सैलरी का 40% या 50%, तो कौन सी सैलरी का होगा वो समझते हैं हम। उसके लिए नीचे कुछ रूल्स दिया है मैंने, उसको समझते हैं। इस सैलरी में हम ऐड करेंगे बेसिक सैलरी, बेसिक सैलरी उसके साथ में हम ऐड करेंगे प्लस डीए। डीए जो होना चाहिए फ्रेंड्स अंडर द टर्म होना चाहिए, सेवा की शर्तों के अंतर्गत होना चाहिए। बेसिक सैलरी प्लस डीए महंगाई भत्ता अंडर द टर्म होना चाहिए, यदि अंडर द टर्म्स नहीं है तो हम उसको ऐड नहीं करेंगे। प्लस कमीशन, प्लस कमीशन, कमीशन के लिए भी कंडीशन ये है कि कमीशन परसेंटेज में होना जरूरी है। किसमें होना चाहिए? परसेंटेज में। यदि कमीशन परसेंटेज में नहीं है तो हम इसको ऐड नहीं करेंगे। फ्रेंड्स तीन चीजें होंगी सैलरी में, बेसिक सैलरी, डीए अंडर द टर्म होना चाहिए, प्लस कमीशन, और कमीशन की कंडीशन ये है कि ये परसेंटेज में होना चाहिए। अगर ये अमाउंट में दिया हुआ है तो इसको ऐड नहीं किया जाता। तो इन तीनों को ऐड करके जो निकल के आएगी वो कहलाएगी हमारी सैलरी। इसी सैलरी का हम 40% या 50% लेंगे और 10% लेंगे। तो 40% कहाँ पर लेंगे, 50% कहाँ पर लेंगे, इसके लिए क्या रूल्स है? वो कहता है इफ एसएससी इज रेंटेड रेजिडेंट ऑफ दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई एंड मुंबई, 4 सिटीज हैं, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई एंड मुंबई। यदि हमारा एसएससी इन चारों शहर में से किसी भी शहर में रहता है, देन वी टेक सैलरी का 50%। कितना लेंगे? सैलरी का 50% लेंगे। एंड अदर प्लेस, यदि वो इन चारों शहरों को छोड़कर ओवरऑल इंडिया में कहीं भी रहता है, देन वी टेक 40% ऑफ सैलरी। फिर हम क्या करेंगे? सैलरी का 40% लेते हैं। तो फ्रेंड्स आपको समझ में आ गया होगा, सैलरी का 50% कम लेंगे जब वो मेट्रो सिटी में रहेगा। मेट्रो सिटी कौन कौन सी है? कोलकाता है, दिल्ली है, चेन्नई है, मुंबई है। इन चारों शहरों को छोड़कर अदर देन इंडिया में रहता है तो सैलरी का 40% लिया जाता है। एंड सेकेंड पॉइंट वो कहता है इफ एसएससी इज रेजिडेंट इन आउन हाउस, कौन सा हाउस में? आउन हाउस, देन अबो रूल्स विल नॉट बी अप्लाई एंड फुल्ली एचआर इज टैक्सेबल। वो कहता है यदि एसएससी अपने मकान में रहता है, किस में रहता है? अपने मकान में रहता है, या ऐसे किसी मकान में रहता है जिसमें उसे रेंट पे करना नहीं पड़ता है, रेंट पे करना नहीं पड़ता है, फिर कोई भी रूल्स हम नहीं लगाएंगे और उसके लिए जितना भी एचआर उसको रिसीव हुआ है वो टैक्सेबल होगा। यानी फुल्ली अमाउंट ऑफ टैक्सेबल इज फुल्ली अमाउंट ऑफ एचआर इज टैक्सेबल। ओके फ्रेंड्स, समझ में आ गया होगा। चलिए इसके लिए हम एक एग्जांपल लेके आते हैं, इसको अच्छे से समझते हैं। सॉरी फ्रेंड्स, इसको समझिए। देखो, निम्न परिस्थितियों में प्राप्त मकान किराए भत्ते की करमुक्त राशि एवं करयोग्य राशि की गणना कीजिए। मिस्टर श्री हरिमोहन गाजियाबाद में एक निजी कंपनी के कर्मचारी हैं और उन्हें 1200 रुपये प्रति माह मकान किराया भत्ता प्राप्त हुआ है। उनके मूल वेतन, इसी को हम बोलते हैं बेसिक सैलरी, मूल वेतन, बेसिक सैलरी, वो 10,000 रुपये प्रति माह है। बेसिक सैलरी कितनी है फ्रेंड्स? 10,000 रुपये प्रति माह। वह स्वयं के मकान में रहते हैं। किस में रहते हैं? स्वयं के मकान में रहते हैं। फ्रेंड्स इसके लिए रूल क्या था, अभी हमने पीछे देखा था। रूल्स इसमें लिखा हुआ था कि इफ एसईसी इज resident in own house, then above rules will not be applied and fully HRA is taxable. Fully HRA is taxable. मतलब यदि कोई एसएससी अपने खुद के मकान में रहता है या कोई रेंट पे नहीं करता है तो उसको जितना भी एचआरए मिल रहा है वो पूरा का पूरा क्या होगा? टैक्सेबल होगा। तो चलिए हम टैक्सेबल एचआरए निकालते हैं। पहले देखते हैं उसका एचआरए कितना रिसीव हुआ है। एचआरए रिसीव, एचआरए रिसीव हो रहा है उसको कितना? 1200 रुपये प्रति माह। 1200 इंटू 12, फ्रेंड्स ये निकल के आया हमारा 14,400। इसमें लिखा हुआ है स्वयं के मकान में रह रहा। जब वो स्वयं के मकान में रह रहा होगा तो किसी भी तरह का कोई रेंट पेड नहीं कर रहा होगा। तो कोई भी रेंट अगर पेड नहीं करेगा तो उसको कर मुक्ति नहीं मिलेगी, किसी भी तरह की कोई छूट नहीं मिलेगी। तो यही हमारा क्या होगा? टैक्सेबल एचआरए, टैक्सेबल एचआरए, हाउस रेंटल हाउस। 14,400 उसको रिसीव हुआ है, छूट कुछ मिलेगी नहीं। तो फ्रेंड्स यही उसका क्या कहलाएगा? टैक्सेबल एचआरए।
चलिए नेक्स्ट पॉइंट और देखते हैं हम एक क्वेश्चन और। इसमें लिखा हुआ है करदाता फरीदाबाद की एक कंपनी में कर्मचारी है, वह उनका मूल वेतन 11,000 रुपये प्रति माह है, महंगाई भत्ता 600 रुपये प्रति माह है, मकान किराया भत्ता 1800 रुपये प्रति माह है एवं कर्मचारी का जो रेंट है वो 1400 रुपये प्रति माह है। इसका मतलब ये है कि इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि कर्मचारी 1400 रुपये प्रति माह किराया पे करता है। इसके लिए हमें कैलकुलेशन करनी होगी क्योंकि यहाँ पर जो एससीसी है वो रेंट को पे कर रहा है। सबसे पहले फ्रेंड्स हम इसमें निकालेंगे कि 3 अमाउंट मैंने आप लोगों को बताई थी, सबसे लीस्ट उनमें जो तीनों में होगा वही उसका क्या कहलाएगा, एग्जेम्प्ट एचआरए होगा। तो मेन क्या था, लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग, पहला क्या था फ्रेंड्स आपको पता होना चाहिए। पहला पॉइंट लिखा था एचआरए रिसीव, जितना भी उसको एचआरए रिसीव हुआ है, एचआरए रिसीव, एचआरए जो रिसीव हो रहा है उसको मकान किराया भत्ता मिल रहा है 1800 रुपये प्रति माह। तो 1800 इंटू 12 तो यह जाएगा आपका 21600। सेकंड आता है सैलरी का 40 या 50%। तो 40% कहाँ पर लेंगे और 50% कहाँ पर लेंगे, इसके लिए मैंने आपको बताया था कि मेन शहर को देखना है। यदि दिल्ली, कौन कौन सा, दिल्ली, चेन्नई, मुंबई एंड कोलकाता, यदि वो इन चारों शहरों में है तो सैलरी का 50%, कितना, 50। तो वो कहाँ पर रहता है, फरीदाबाद में रहता है। कहाँ पर रहता है, फरीदाबाद में। तो सैलरी का हम यहाँ पर लेंगे 40%। तो सेकंड पॉइंट आता है हमारा 40% ऑफ सैलरी। थर्ड रूल, रेंट पेड बाय द एसईसी, माइनस 10% ऑफ सैलरी, 10% ऑफ सैलरी। फ्रेंड्स यहाँ पर जो लिखा हुआ है 10% ऑफ सैलरी, तो ये कौन सी सैलरी होगी, इसके लिए मैंने बताया था कि सैलरी जो होगी हमारी, इसमें हम लेंगे बेसिक सैलरी प्लस डीए अंडर द टर्म होना चाहिए प्लस परसेंटेज कमीशन, इन तीनों को हम इसमें ऐड करेंगे। फ्रेंड्स इसको जो सैलरी मिल रही है वो कितनी मिल रही है, 1100 रुपये प्रति माह। कितनी मिलती है, 1100 रुपये प्रति माह उसको सैलरी मिल रही है। 1100, सॉरी 11,000, 11,000 यहाँ पर 11,000 इंटू 12, 132,000 प्लस डीए। डीए के लिए यहाँ पर लिखा हुआ है 600 रुपये प्रति माह मिलता है, लेकिन इसमें कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि इसको अंडर द टाइम मिलता है या नहीं। तो अंडर द टाइम नहीं लिखा हुआ तो हम क्या करेंगे, डीए को ऐड नहीं करेंगे। प्लस कमीशन परसेंटेज में होना चाहिए और कमीशन क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं है। तो यही हमारी सैलरी हो जाएगी 1,32,000, जो हो गई हमारी सैलरी। अभी सैलरी का लेंगे हम 40%। 20 से कैंसिल हो जाएगा तो जाएगा हमारा 52800। एंड नेक्स्ट सैलरी का रेंट पेड बाय द एसईसी, रेंट पेड बाय द एसईसी, रेंट कितना पे कर रहा था वो, 1400 रुपये प्रति माह रेंट पे करता है। तो 1400 रुपये प्रति माह पे कर रहा है, 1400 इंटू 12 माइनस 10% ऑफ सैलरी। कौन सी सैलरी, जो 1,32,000 अभी हमने निकाली, इसका 10%, जो 16 के आएगा ये आएगा आपका 3600, 3600। इसमें जो सबसे कम है उसकी इसको छूट मिलेगी, लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग। तो फ्रेंड्स जो एचआरए रिसीव हुआ है वो हुआ उसको 21,600, 40% सैलरी का 52800, रेंट पेड बाय द एसईसी माइनस 10% ऑफ सैलरी, वो निकल के आया है हमारा 3600। इसमें लिस्ट जो होगा वही हमारा क्या होगा, एग्जेम्प्ट एचआरए, एग्जेम्प्ट एचआरए।
तो इसमें तीनों में सबसे कम क्या है 3600 एग्जेम्प्ट HRA 3600 रुपये निकल के आता है, इसकी छूट मिलेगी। अब हमें निकालना है टैक्सेबल HRA। तो टैक्सेबल HRA कैसे निकलेगा? HRA रिसीव कितना हुआ उसको 21,600 माइनस एग्जेम्प्ट HRA जो छूट निकली है वो आई की 3600, तो ये आएगा हमारा 18,000। कितना आएगा फ्रेंड्स? 18,000। ये होगा टैक्सेबल HRA, इसको सैलरी में इंक्लूड किया जाएगा और इसी पर टैक्स पे किया जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन और समझते हैं जिससे हमारा ये HRA वाला पॉइंट और अच्छे से क्लियर हो जाए। फ्रेंड्स यहाँ पे लिखा हुआ है कि करदाता दिल्ली के एक कंपनी में कर्मचारी है, मूल वेतन 7,500 रुपये प्रति माह है, महंगाई भत्ता इससे वेतन का भाग माना जाता है, ये 600 रुपये प्रति माह, मकान किराया भत्ता 1,200 रुपये प्रति माह एवं कर्मचारी मकान का किराया 1,000 रुपये प्रति माह चुकाता है। इसका मतलब कि यहाँ पर भी एसएससी रेंट पे करता है। तो इसके लिए भी 3 कंडीशन है। पहली कंडीशन क्या है? HRA रिसीव। दूसरी कंडीशन सैलरी का 40 या 50%। कहाँ पर रह रहा है? दिल्ली में, तो यहाँ पर सैलरी का 50%। तीसरा आता है रेंट पेड बाय द एसईसी माइनस 10% ऑफ सैलरी। ऑफ सैलरी। अब हम सैलरी निकालते हैं। मेन चीज है सैलरी पर। सैलरी के लिए क्या है? बेसिक सैलरी है 7,500 रुपये प्रति माह। तो 7,500 प्रति माह यानी इंटू 12 करेंगे, प्लस डीए जो फ्रेंड्स इसमें लिखा हुआ है महंगाई भत्ता, इससे वेतन का भाग माना जाए। यदि लिखा हो वेतन का भाग, तो जो वेतन का भाग होता है इसका मतलब अंडर द टर्म्स होता है। क्या होता है? अंडर द टर्म्स, सेवा की शर्तों के अंतर्गत है। तो इसको भी हम ऐड करेंगे 600 इंटू 12 प्लस परसेंटेज में कमीशन, और कमीशन इसमें दिया हुआ नहीं है, तो कैलकुलेट होके आ जाएगा हमारा 97200। ये होगी हमारी सैलरी। तो HRA कितना रिसीव हुआ है? देखो मकान किराया भत्ता 1,200 रुपये प्रति माह, तो 1,200 इंटू 12 14,400। सैलरी का 50%, कौन सी सैलरी? जो हमने अभी कैलकुलेट की है 97200 का 50%, ये निकल के आएगा, हाफ करना है केवल, 2 से हम इसको डिवाइड कर देंगे तो 4,8,600। नेक्स्ट आता है हमारा रेंट पेड। कितना कर रहा है वो? 1,000 रुपये प्रति माह चुकाता है, तो 1,000 इंटू 12 तो 12,000 हो जाएगा, माइनस 10% ऑफ सैलरी का हम 10% निकालेंगे, तो एक जीरो कम करना है यहाँ से हमें, 9,720 आ जाएगा, 9,720। इसमें से हम इसको माइनस कर देंगे, ये आएगा हमारा 2,280। इसमें इसको माइनस करें 280, ठीक है। तो इन तीनों में जो भी लीस्ट होगा उसी की छूट मिलेगी, उसको हम बोलेंगे एग्जेम्प्ट HRA।
एग्जेम्प्ट HRA 14,400, 48,600, 2,280, तीनों में सबसे लीस्ट क्या है? 2,280, इसकी मिलेगी छूट। ये होगा हमारा एग्जेम्प्ट HRA। अब हमें निकालना टैक्सेबल HRA। टैक्सेबल HRA, तो HRA रिसीव कितना हुआ है? 14,400 माइनस एग्जेम्प्ट HRA कितना है? 2,280। इसको हम इसमें से माइनस कर देंगे। 0 2 1 2 1, ये आ जाएगा निकल के फ्रेंड्स 12,120। ये होगा हमारा टैक्सेबल HRA। क्या होगा? टैक्सेबल HRA 12,120। आई होप आप लोगों को HRA समझ में आ गया होगा। मैंने तीनों कंडीशंस के अकॉर्डिंग इसको बता दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा पॉइंट दूसरा अलाउंस, एंटरटेनमेंट अलाउंस। कौन सा अलाउंस फ्रेंड्स? एंटरटेनमेंट अलाउंस। जो एंटरटेनमेंट अलाउंस होता है, रूल्स फॉर द डिडक्शन ऑफ एंटरटेनमेंट अलाउंस एज इन केस ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉय। इन केस ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉय 20% ऑफ बेसिक सैलरी, बेसिक सैलरी का 20%, एंड 5,000, ये रूल्स में है। 5,000 किसमें है फ्रेंड्स? ये रूल्स में है। तो सैलरी का 20% या 1/5 भी ले सकते हैं, बात एक ही होती है। 20% या 1/5 बेसिक सैलरी, एंड ₹5,000 ये नियम में है, फिक्स अमाउंट है। एंड एंटरटेनमेंट अलाउंस रिसीव, जितना भी एंटरटेनमेंट अलाउंस रिसीव हुआ है वो वाली वैल्यू। इन तीनों में बेसिक सैलरी का 20%, ₹5,000 एंड एंटरटेनमेंट अलाउंस, इन तीनों में जो भी कम होगा उसकी छूट मिलेगी। एंड इन केस ऑफ प्राइवेट एम्प्लॉय, यदि कोई एम्प्लॉय प्राइवेट है तो नो डिडक्शन अलाउ, तो उसको कोई भी डिडक्शन नहीं मिलती है, कोई भी छूट नहीं मिलती है। नेक्स्ट अलाउंस देखते हैं। इसमें लिखा हुआ है एजुकेशन अलाउंस। फ्रेंड्स, जो एजुकेशन अलाउंस होता है वो एग्जेम्प्ट होता है ₹100 पर मंथ, ₹100 पर मंथ पर चाइल्ड, ₹100 पर मंथ पर चाइल्ड, और मैक्सिमम 2 चाइल्ड। कितने चाइल्ड? 2 बच्चों के लिए ₹100 पर मंथ प्रति माह के हिसाब से एग्जेम्प्ट होता है। तो एजुकेशन अलाउंस ₹100 पर मंथ पर चाइल्ड, मैक्सिमम 2 चाइल्ड्स। नेक्स्ट आता है हमारा हॉस्टल अलाउंस। दिस अलाउंस एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द टैक्स 300 पर चाइल्ड, 300 पर चाइल्ड पर मंथ। इसमें छूट गया है, ये भी पर मंथ ही होता है, पर मंथ ₹300 पर चाइल्ड पर मंथ, और मैक्सिमम 2 चिल्ड्रंस, ये भी 2 बच्चों के लिए होता है, मैक्सिमम 2 चिल्ड्रंस। नेक्स्ट देखते हैं हम ट्राइबल एरिया अलाउंस। ट्राइबल एरिया किस किस को बोलते हैं? जैसे MP, तमिलनाडु, यूपी का कुछ पार्ट्स, कर्नाटक, त्रिपुरा, असम, वेस्ट बंगाल, ओडिशा, बिहार, झारखंड, इन सभी को क्या बोलते हैं? ट्राइबल एरिया। और इसमें जो अलाउंस मिलता है उसको बोलते हैं ट्राइबल एरिया अलाउंस। तो इसमें जो एग्जेम्पशन की लिमिट है फ्रेंड्स वो है ₹200 पर मंथ, 200 पर मंथ। नेक्स्ट देखते हैं हम हाई एल्टीट्यूड अलाउंस। ये अलाउंस उन लोगों को मिलता है जो काफी ऊंचे ऊंचे एरिया में सर्विस प्रोवाइड कराते हैं। स्पेशली किसके लिए होता है? ये आर्मी एम्प्लॉय के लिए। किसके लिए? आर्मी एम्प्लॉय के लिए। तो एग्जेम्प्ट अमाउंट इज द फॉलोइंग केसेस। अगर ₹1,060 पर मंथ एग्जेम्प्ट मिलेगी, लेकिन ये कब मिलेगी? जब हाईएस्ट फ्रॉम द 9,000 टू 15,000 फीट, यानी जब सर्विस जो दे रहा होगा वो 9,000 से 15,000 फीट की ऊंचाई पर, 9,000 से 15,000 फीट की ऊंचाई पर होगा तो ₹1,060 पर मंथ। और यदि 15,000 से ऊपर होगा तो उसमें ₹1,600 पर मंथ की डिडक्शन मिलती है। नेक्स्ट आता है हमारा ट्रांसपोर्ट अलाउंस। ट्रांसपोर्ट अलाउंस विच इज ए ग्रांटेड टू मीट द एक्सपेंडिचर ऑफ गोइंग होम टू ऑफिस एंड ऑफिस टू होम। एनीवे, ये जो ट्रांसपोर्ट अलाउंस होता है जो अपने एम्प्लॉइज को कंपनी वगैरह देती है, ऑफिस से घर और घर से ऑफिस आने जाने के लिए।
तो कह रहा है कि दिस अलाउंस इज एग्जेम्प्ट 1600 रुपये, कितना होगा 1600 पर मंथ। इन केस ऑफ पीएच, यदि कोई हमारा एम्प्लॉय पीएच है, फिजिकल हैंडीकैप्ड है, तो उसके लिए डिडक्शन की अमाउंट डबल हो जाती है। कितनी हो जाती है? डबल हो जाती है, 1600 रुपये पर मंथ। नॉर्मल पर्सन के लिए कितना है? 1600 रुपये, और पीएच के लिए 3200। पीएच के लिए फ्रेंड्स कितना है? 3200 रुपये डबल अमाउंट हो जाती है डिडक्शन के लिए। आगे समझते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा ट्रांसपोर्ट ड्यूटी अलाउंस टू एम्प्लॉय ऑफ ट्रांसपोर्ट कंसर्न, यानी ऐसे एम्प्लॉय जो ट्रांसपोर्ट कंपनी में सर्विस प्रोवाइड कराते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कोई एम्प्लॉय रेलवे वगैरह में सर्विस प्रोवाइड करा रहा है ना, भारतीय रेलवे में हो गया, तो ऐसे एम्प्लॉय को बोलते हैं ट्रांसपोर्ट कंसर्न। तो उनको अगर जो भी ड्यूटी के दौरान ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलता है, तो अलाउंस इज एग्जेम्प्ट 60% और अलाउंस रिसीव, जितना भी अलाउंस रिसीव हुआ है उसका 70%, सॉरी कितना परसेंट? 70%। अलाउंस का कितना? 70%, और ₹10,000 पर मंथ। ₹10,000 पर मंथ, इनमें जो भी कम होगा उसकी डिडक्शन मिलेगी, जो भी इसमें कम होगा। नेक्स्ट आता हमारा फील्ड एरिया अलाउंस। कौन सा अलाउंस फ्रेंड्स? फील्ड एरिया अलाउंस। मॉडिफाई फील्ड एरिया लाइक एज पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, यूपी, अरुणाचल प्रदेश, असम, मिजोरम एंड त्रिपुरा, सिक्किम एंड वेस्ट बंगाल, जेके, इन सभी को क्या बोलते हैं हम? फील्ड एरिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फील्ड एरिया, मैदानी क्षेत्र। इसमें जो डिडक्शन मिलती है वो मिलती है फ्रेंड्स 1000 पर मंथ, 1000 रुपये प्रति। फ्रेंड्स यदि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे प्लीज लाइक जरूर कर दें। चलिए आगे समझते हैं। परक्यूजिट्स। परक्यूजिट्स क्या होती है, पहले उनको समझते हैं। फ्रेंड्स परक्यूजिट्स एक ऐसी व्यवस्था होती है जो एम्प्लॉय के द्वारा अपने एम्प्लॉय को, जो फ्रेंड्स कंपनी होती है, एम्प्लॉय जो होता है वो अपने एम्प्लॉय के लिए फ्री में कुछ सुविधाएं प्रोवाइड कराते हैं। क्या कराते हैं? फ्री में कुछ सुविधाएं प्रोवाइड कराते हैं, और उनके लिए कुछ चार्जेस नहीं लेते हैं। तो इनको भी सैलरी में इंक्लूड किया जाता है, और उनकी कुछ कीमत मानी निकाली जाती है, और जो वैल्यू होती है उस वैल्यू तक ही उनको ऐड किया जाता है। इसके लिए इनकम टैक्स एक्ट 1961 की जो सेक्शन 17 सेकंड है, इसमें प्रोविजंस दिए गए हैं। फ्रेंड्स काफी सारे परक्यूजिट्स होते हैं, लेकिन जो मेन होते हैं वही मैं लेके आया हूँ। उसमें दो परक्यूजिट्स लेके आया हूँ, एक हाउस की परक्यूजिट्स और एक होगी हमारी कार की, जो आगे भी मैं आपको बताऊंगा। तो पहले हम कार की परक्यूजिट्स को समझते हैं। तो वैल्यूएशन ऑफ रेंट फ्री हाउस, तो इसमें लिखा था वैल्यू ऑफ रेंट फ्री अकोमोडेशन प्रोवाइडेड टू द एसईसी बाय द हिज एम्प्लॉयर इज टैक्सेबल, यानी जो एम्प्लॉयर होता है उसके द्वारा अपने एसईसी को जो मकान की सुविधा प्रोवाइड कराई जाती है वो टैक्सेबल होती है। एंड आगे समझते हैं। द हैंड्स ऑफ एवरी एम्प्लॉई फॉर द पर्पज ऑफ वैल्यूएशन ऑफ रेंट फ्री एकोमोडेशन, रेंट फ्री एकोमोडेशन ऑल एम्प्लॉई आर डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरी। एकोमोडेशन के बेसिस पर हम एम्प्लॉइज को टू कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। पहला होता है गवर्नमेंट एम्प्लॉय, दूसरा होता है नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय, जिनको हम प्राइवेट एम्प्लॉय कहते हैं। फ्रेंड्स कौन सा होता है? गवर्नमेंट एम्प्लॉय और प्राइवेट एम्प्लॉय। फ्रेंड्स जो रेंट फ्री एकोमोडेशन होता है ये भी टू कैटेगरी में डिवाइडेड होता है, फर्निश्ड और अनफर्निश्ड। फर्निश्ड और अनफर्निश्ड समझते हैं, देखते हैं। ये रहा टाइप्स ऑफ एकोमोडेशन। The accommodation provided by the employer to his employee may be of any one of the following two category। दो कैटेगरी में accommodation को डिवाइड करते हैं हम, फर्निश्ड और अनफर्निश्ड। पहला आता है हमारा अनफर्निश्ड। The accommodation which is not provided with any furniture is termed as unfurnished। यानी जो कंपनी के द्वारा अपने एम्प्लॉय को जो हाउस दिया जाता है, यदि उसमें किसी भी तरह का कोई फर्नीचर नहीं होता, किसी भी तरह का कोई फर्नीचर नहीं होता है, तो उसको बोलते हैं हम अनफर्निश्ड एकोमोडेशन। और यदि उसमें फर्नीचर लगा हुआ होता है तो उसको बोलते हैं हम फर्निश्ड एकोमोडेशन। द एकोमोडेशन विच इज प्रोवाइडेड विद फर्नीचर इज टर्म्ड एज ए फर्निश्ड एकोमोडेशन।
तो जिसमें फर्नीचर नहीं लगा होगा उसको हम बोलते हैं अनफर्निश्ड, और जिसमें फर्नीचर वगैरह जैसे कंपनी के द्वारा हम देखते हैं लोकर्स वगैरह दिया है, फर्नीचर दिया है, सोफा है, बेड है, ये सब चीजें पड़ी हुई होती है, मिलती है, तो उसको हम बोलते हैं फर्निश्ड। डिफरेंस इसकी वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे इसको समझते हैं, इसके लिए क्या रूल्स हैं। वैल्यू कैसे निकालेंगे, अगर इन केस ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में इसकी वैल्यू कैसे होगी। तो अनफर्निश्ड गवर्नमेंट एम्प्लॉई है और अनफर्निश्ड है, तो इसकी जो वैल्यू होगी लाइसेंस फी डिटरमाइंड बाय द सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा इसकी जो एक कीमत होगी जिसको हम बोलते हैं लाइसेंस फीस, वो डिटरमाइन की हुई होगी। जो लाइसेंस फी होती है उसी को हम इसकी वैल्यू कैलकुलेट या वैल्यू मानते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा फर्निश्ड, गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में फर्निश्ड, तो बिल्कुल सेम हम अनफर्निश्ड की तरह वैल्यू निकालेंगे, वैल्यू ऑफ अनफर्निश्ड हाउस, अनफर्निश्ड की तरह जो हाउस की तरह वैल्यू निकाल लेंगे, और जो भी इसमें फर्नीचर लगा हुआ होगा उसकी कॉस्ट का 10%, कॉस्ट का 10% यानी 10% ऑफ कॉस्ट उसको हम ऐड कर देंगे। और यदि कंपनी ने जो रेंट दिया, जो फर्नीचर दिया है वो रेंटेड है, यानी कंपनी ने क्या क्या खरीद कर नहीं दिया है, अपने एम्प्लॉय को जो सुविधा दी है फर्निश्ड की उसको खरीद कर नहीं दिया है बल्कि किराए पर दिया है, वो कंपनी उसका किराया पे करती है, कौन पे कर रहा है, कंपनी पे करता है ना। तो फिर हम रेंट को ऐड करेंगे, किसको ऐड करेंगे, हम रेंट को ऐड करेंगे। इसमें लिखा हुआ इफ फर्नीचर इज रेंटेड, ये है गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में एकोमोडेशन। अनफर्निश्ड के लिए लाइसेंस फी डिटरमाइन की हुई होगी, उसकी वैल्यू उसको मानेंगे, और फर्निश्ड के केस में जो लाइसेंस फी होगी बस उसमें क्या करेंगे, जो फर्नीचर लगा हुआ होगा उसकी कॉस्ट का 10% ऐड कर देंगे, और यदि रेंटेड है तो उसका रेंट ऐड कर दिया जाएगा। चलिए प्राइवेट एम्प्लॉय के केस में समझते हैं, जो हम सबसे मेन है प्राइवेट एम्प्लॉय। इन केस ऑफ प्राइवेट एम्प्लॉय अनफर्निश्ड एकोमोडेशन, जो प्राइवेट एम्प्लॉय होता है इसमें जो एकोमोडेशन दी जाती है उसको हम देखते हैं, इसमें पॉपुलेशन पर बेस्ड होता है, किस पे बेस्ड होता है, पॉपुलेशन वगैरह। इफ एम्प्लॉयर इज ओनर और प्रोवाइडेड हाउस, यानी जो एम्प्लॉयर है जिसने अपने एम्प्लॉय को एकोमोडेशन दिया है वो उसका मालिक है, क्या है, मालिक है। तो उसकी जो वैल्यू होगी यदि पॉपुलेशन शहर की 10 लाख रुपए तक है, सॉरी 10 लाख तक है, जनसंख्या कितनी है, पॉपुलेशन 10 लाख तक है, तो हम सैलरी का कितने परसेंट लेंगे, 7.5% लिया जाएगा। इफ पॉपुलेशन इज लेस देन 10 लाख, यदि पॉपुलेशन 10 लाख से कम है तो सैलरी का 7.5% लिया जाएगा। यदि पॉपुलेशन 10 लाख से ज्यादा है और 25 लाख से कम है, 10 लाख से ज्यादा और 25 लाख से कम है तो सैलरी का 10%। यदि पॉपुलेशन 25 लाख से भी ज्यादा है, 25 लाख से भी ज्यादा है तो सैलरी का 15% लिया जाएगा, है ना। समझ में आया होगा फ्रेंड्स आप लोगों को। सैलरी का 7.5% कब लेंगे, जब पॉपुलेशन 10 लाख से कम होगी, 10 लाख से ज्यादा बट 25 लाख से कम तो 10%, एंड 25 लाख से भी ज्यादा होगा तो सैलरी का 15%। क्लियर फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसी में पॉइंट आता है कि इफ एम्प्लॉयर इज नॉट ओनर और प्रोवाइडेड हाउस, है ना, यदि जो कंपनी है जो एम्प्लॉयर है उसने अपने एम्प्लॉय को जो हाउस प्रोवाइड करा रखा है वो उसका मालिक नहीं है, मतलब किराए का लिया हुआ है ना, किराए का लेकर अपने एम्प्लॉय को दे दिया। तो इसमें क्या लेंगे, एक्चुअल अमाउंट ऑफ रेंट, तो जितना भी एम्प्लॉयर या कंपनी उसका रेंट पे कर रही है वो, या सैलरी का 15%, या सैलरी का 15%, इन दोनों में जो भी कम होगा, इन दोनों में जो भी कम होगा उसको लिया जाएगा, वही उस मकान की कीमत मानी जाएगी। चलिए आगे समझते हैं, नेक्स्ट इसमें पॉइंट आता है फर्निश्ड एकोमोडेशन। इन केस ऑफ प्राइवेट एम्प्लॉय, प्राइवेट एम्प्लॉय के केस में यदि फर्निश्ड एकोमोडेशन दिया है तो उसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, उसके लिए क्या होगा, वैल्यूएशन ऑफ अनफर्निश्ड हाउस, अनफर्निश्ड हाउस के अकॉर्डिंग जो भी हमने उसकी कीमत निकाली होगी प्लस कर देंगे जो फर्नीचर दिया है उसकी कॉस्ट का 10%, उसकी कॉस्ट का 10%। और यदि फर्नीचर रेंटेड है, यदि फर्नीचर रेंटेड है तो इसका रेंट ऐड किया जाएगा, है ना। तो जो वैल्यू निकल के आएगी, वैल्यू ऑफ अनफर्निश्ड हाउस प्लस 10%
कॉस्ट ऑफ फर्नीचर या रेंट ऑफ फर्नीचर, है ना, दोनों में से एक इसमें ऐड कर दिया जाएगा और वही निकल के आएगी वैल्यू। फ्रेंड्स तो हमने पीछे फ्रेंड्स यहाँ पर देखा था, इसमें लिखा हुआ था सैलरी का कितना लेना था, 7.5%, 10% एंड 15%। सैलरी वर्ड इसमें यूज हुआ था। तो कौन सी सैलरी जो एकोमोडेशन के लिए यूज की जाती है वो सैलरी कौन सी होगी उसको समझते हैं, सैलरी। तो फ्रेंड्स इसके लिए बेसिक सैलरी प्लस डीए अंडर द टर्म्स होना चाहिए, प्लस बोनस प्लस कमीशन। फ्रेंड्स यहाँ पर कमीशन परसेंटेज में हो या अमाउंट में हो, दोनों ही केस में ऐड होता है, यहाँ पर कोई परसेंटेज की बाध्यता नहीं है। एंड ऑल टैक्सेबल अलाउंसेस, जितने भी अलाउंसेस हैं उनका टैक्सेबल पार्ट इसमें ऐड किया जाता है। फ्रेंड्स कौन कौन सा पॉइंट हो गए, बेसिक सैलरी प्लस डीए अंडर द टर्म्स होना चाहिए, प्लस बोनस प्लस कमीशन प्लस ऑल टैक्सेबल अलाउंसेस हम इसमें ऐड करते हैं। इन सभी को ऐड करने के बाद जो निकल के आता है वो कहलाता है हमारा सैलरी। क्या होगा फ्रेंड्स, सैलरी होगी। इसी सैलरी का हम निकालेंगे 15%, 10% या 7.5% इसका निकाला जाता है। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही होगी। फ्रेंड्स यदि आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही है प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने फ्रेंड्स तक भी शेयर करें, काफी उन लोगों की भी मदद हो सके। एक बार दोबारा मैं आप लोगों को इसके रूल्स को बता देता हूँ, फिर हम इसके कुछ न्यूमेरिकल पार्ट्स देखेंगे जिससे हमारा पॉइंट क्लियर हो जाएगा। इन केस ऑफ प्राइवेट एम्प्लॉई सैलरी का 7.5% लेंगे यदि पॉपुलेशन 10 लाख से कम है, 10 लाख से ज़्यादा और 25 लाख से कम है तो सैलरी का हम 10% लेंगे, और यदि 25 लाख से भी ज़्यादा है तो सैलरी का 15% लेंगे। चलिए क्वेश्चन समझते हैं। अब कुछ न्यूमेरिकल पार्ट लेके आता हूँ। इसमें लिखा है श्री राहुल हरियाणा सरकार के कर्मचारी हैं एवं उन्हें 10,000 रुपये प्रतिमाह दर से मूल वेतन मिलता है। सरकार ने उन्हें किराया मुक्त असुसज्जित मकान की सुविधा दे रखी है जिसका बाजार किराया 1,800 रुपये प्रति माह है, जबकि सरकार द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार इस मकान की अनुज्ञा फीस, इसी को बोलते हैं लाइसेंस फीस, 800 रुपये प्रति माह है। 800 रुपये प्रति माह है। तो कर निर्धारण वर्ष 23-24 के लिए किराया मुक्त मकान के अनुलाभ का मूल्य बताइए। फ्रेंड्स समझते हैं इसको दोबारा। इसमें जो लाइसेंस फीस है वो सरकार ने जो प्रोवाइड की है लाइसेंस फीस वो 800 रुपये प्रति माह है। सबसे पहले देखते हैं मकान कैसा मिला है। मकान उसको मिला है अनफर्निश्ड, असुसज्जित का मतलब होता है अनफर्निश्ड, अनफर्निश्ड उसको मकान मिला हुआ है। तो ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय का केस है। तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में समझते हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉय अनफर्निश्ड, इसमें लिखा था द एकोमोडेशन इज नॉट प्रोवाइडेड विद एनी फर्नीचर, उसी को बोलते हैं हम क्या, अनफर्निश्ड। इसकी कैलकुलेशन कैसे होगी, इसकी वैल्यू क्या मानी जाएगी गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में। इसमें लिखा हुआ है लाइसेंस फीस डिटरमाइंड बाय द गवर्नमेंट, वही हमारा क्या होगा, इसकी वैल्यू होगी लाइसेंस फीस। चलिए समझते हैं, पॉइंट पे आते हैं अपने क्वेश्चन पर। लाइसेंस फीस कितनी है, इसमें जो लाइसेंस फीस है इसकी 800 रुपये प्रति माह, ये है लाइसेंस फीस। कितने फ्रेंड्स, 800 रुपये प्रति माह लाइसेंस फीस है। तो 800 इंटू 12, 96, 9,600, ये है इसकी लाइसेंस फीस। लाइसेंस फीस। अब हम वैल्यू निकालते हैं, वैल्यू ऑफ आरपीएफ, रेंट फ्री एकोमोडेशन, शॉर्ट में लिख देते हैं आरएफ, रेंट फ्री एकोमोडेशन। तो लाइसेंस फीस कितनी आई, 9,600, यही इस मकान की वैल्यू मानी जाएगी और इसी को हम सैलरी में ऐड करेंगे। सैलरी में क्या होगी फ्रेंड्स, ये ऐड हो जाएगी, यही टैक्सेबल पार्ट माना जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन और समझते हैं। इसमें लिखा हुआ है श्री संजय भाटिया, श्री संजय भाटिया महाराष्ट्र मिल मुंबई
श्री संजय भाटिया महाराष्ट्र मिल मुंबई में 25,000 रुपये प्रति माह पर नियुक्त है और गत वर्ष 2022-23 में उन्हें निःशुल्क असुसज्जित मकान की सुविधा मिली हो तो नियोक्ता ने 12,500 रुपये प्रति माह किराए पर भी लिया है ना। नियोक्ता ने क्या किया, 12,000 रुपये प्रति माह किराए पर लिया, तो इस मकान की सुविधा का कर योग्य मूल्य निकालिए। दोबारा रिपीट करता हूँ, इसमें लिखा हुआ है श्री संजय भाटिया महाराष्ट्र मिल मुंबई में 25,000 रुपये प्रति माह पर नियुक्त है और गत वर्ष 2022-23 में उन्हें निःशुल्क असुसज्जित मकान की सुविधा मिली है जो कि नियोक्ता के द्वारा 12,500 रुपये प्रति माह किराए पर लिया गया है ना। तो इस मकान की सुविधा का कर योग्य वैल्यू निकालिए, मूल्य निकालिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ, असुसज्जित मकान। कैसा है, असुसज्जित मकान है। बट ये जो मकान में जो असुसज्जित है, ये क्या लिखा हुआ, एम्प्लॉयर इसका मालिक नहीं है, क्योंकि इसमें लिखा हुआ वो 12,500 रुपये प्रति माह किराया पे करता है ना। कितना पे करता है, 12,500 रुपये प्रति माह किराया पे करता है। तो इसको समझते हैं। इसके लिए सबसे पहले मेन सैलरी ले ली जाएगी। सैलरी फ्रेंड्स उसको जो मिल रही है वो मिल रही है 25,000 रुपये प्रति माह। 25,000 इंटू 12, ये आया 3 लाख। कितना आया फ्रेंड्स, 3 लाख। दूसरा पॉइंट आता है हमारा रेंट पेड। इस मकान के लिए जो रेंट पे किया जाता है वो किया जाता है 12,500 रुपये प्रति माह। एक लाख 50,000। फ्रेंड्स मैंने आपको बताया था इसमें कि यदि ये असुसज्जित मकान है और ये क्या है, रेंटेड है। कैसा है, रेंटेड है। तो इसमें क्या होगा, सैलरी का 15% लिया जाएगा, सैलरी का 15%, और जो भी रेंट पे किया जा रहा है इन दोनों में जो भी कम होगा। तो वैल्यू क्या लेंगे हम, 15% ऑफ सैलरी, 15% ऑफ सैलरी या रेंट पेड। इन दोनों में जो भी कम होगा, कम। सैलरी का 15% निकालते हैं, 3 लाख का 15%, $45,000 और रेंट पेड कितना है, 1,50,000। तो इन दोनों में जो भी कम है वो इसकी वैल्यू मानी जाएगी। तो कम क्या है इसमें, 45,000। ये इसकी वैल्यू आएगी। चलिए आगे समझते हैं क्वेश्चन। और प्राइवेट एम्प्लॉय के लिए इसमें लिखा, निम्नलिखित प्रत्येक दशा में नियोक्ता के द्वारा गैर सरकारी कर्मचारी, इन्हीं को बोलते हैं हम प्राइवेट एम्प्लॉय, को दी गई बिना किराए के मकान की सुविधा का मूल्य ज्ञात कीजिए। पहला पॉइंट वो कह रहा है सैलरी 12,000 रुपये प्रति माह, महंगाई भत्ता 500 रुपये प्रति माह, सेवा की शर्तों के अनुसार है, तो इसको बोलते हैं हम अंडर द टर्म्स। खुर्जा में असुरक्षित मकान है, कहाँ पर है, खुर्जा। किस तरह का मकान है, अनफर्निश्ड प्लेस है खुर्जा। 2001 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या 10 लाख से कम है, 10 लाख से कम, 10 लाख से कम है, तो फ्रेंड्स कितना लिया जाएगा, 7.5%। प्राइवेट एम्प्लॉय के केस में तो 7.5% लिया जाएगा, किसका, सैलरी का। कौन सी सैलरी, वो सैलरी जो मैंने आपको बताई थी,
बेसिक सैलरी प्लस डीए प्लस बोनस प्लस कमीशन प्लस ऑल टैक्सेबल अलाउंसेस। इन सभी को ऐड करने के बाद जो सैलरी आएगी उसका हम लेंगे 7.5%। तो बेसिक सैलरी है उसकी 12,000 रुपये प्रति माह, 12,000 इंटू 12, 1,44,000 आएगा। प्लस डीए जो दिया जा रहा है उसको 500 रुपये प्रति माह है, डीए 500 रुपये प्रति माह, प्लस बोनस, वेतन, महंगाई भत्ता, बोनस इसमें नहीं है, छोड़ देंगे, कमीशन नहीं दे रखा, अलाउंसेस भी नहीं है, तो इनको हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो 1,44 और 12 पंजे 60, 6, ये हो गया आपका 1,50,000, 1,50,000। तो इसका लेंगे हम 7.5%। वैल्यू ऑफ रेंट फ्री हाउस या एकोमोडेशन। तो फ्रेंड्स इसका 1,50,000 का 7.5%, 3 कैंसिल हो जाएगी, रहेगा आपका 0, 5, 15 5 2 1 1। तो कितनी वैल्यू आई फ्रेंड्स निकल के इसकी 11,250, 11,250। फ्रेंड्स यदि आप लोगों को कोई पॉइंट समझ में नहीं आ रहा है या कोई डाउट है तो आप प्लीज कमेंट कर सकते हो और हमसे पूछ सकते हैं, आप लोगों के कमेंट का रिप्लाई जरूर किया जाएगा। तो फ्रेंड्स ये सिंपल सा पॉइंट था इसमें, तो आगे समझते हैं और क्वेश्चन को लेते हैं जिससे हमारा पॉइंट और अच्छे से क्लियर हो जाए। फ्रेंड्स में लिखा हुआ वेतन 15,000 रुपये प्रति माह है, सहारनपुर में रहता है। 2001 की जनगणना के अनुसार जो जनसंख्या है वो 25 लाख से अधिक नहीं है। में असंरचित मकान, नियोक्ता द्वारा मकान का देय मासिक किराया 2,000 रुपये है। फर्नीचर की मूल लागत 30,000 रुपये है। बोनस 20,000 रुपये वार्षिक है ये भी। और महंगाई भत्ता 200 रुपये प्रति माह है, महंगाई भत्ता 200 रुपये प्रति माह। फ्रेंड्स इसमें शहर कौन सा दिया था, सहारनपुर, सहारनपुर शहर। जनसंख्या 25 लाख से अधिक नहीं है, 25 लाख से अधिक नहीं है, तो कितने परसेंट लेंगे हम, 10%, 10% लिया जाएगा सैलरी का। चलिए हम निकालते हैं वैल्यू ऑफ रेंट फ्री एकोमोडेशन या रेंट फ्री हाउस। तो सैलरी लेते हैं हम इसकी पहली, सैलरी कितनी है 1,500 रुपये प्रति माह, बेसिक सैलरी 1,500 रुपये प्रति माह। तो 15,000 इंटू 12 प्लस डीए, डीएस में नहीं दिया हुआ, डीए ये रहा, डीए दिया हुआ है 200 रुपये प्रति माह, 200 रुपये प्रति माह महंगाई भत्ता है। बट महंगाई भत्ते के सामने अंडर द टर्म नहीं लिखा हुआ है, अंडर द टर्म सेवा की शर्तों के अंतर्गत होना चाहिए, नहीं लिखा हुआ है, तो हम यहाँ पर डीए नहीं लेंगे। बोनस, बोनस कितना है 20,000 रुपये, प्लस कमीशन, कमीशन नहीं दिया हुआ है। एंड ऑल टैक्सेबल अलाउंसेस वे भी नहीं दिए हुए। तो ये हो जाएगा आपका 15 इंटू 12 180 प्लस 20 2 लाख रुपए। कितना रहेगा फ्रेंड्स 2 लाख, 2 लाख आ जाएगा। ये हो गया आपका 2 लाख। अब इस पॉइंट को हम समझते हैं अच्छे से, दोबारा समझिए।
इसमें हमने सैलरी ले ली 15,000 इंटू 12 हो जाएगा आपका 1,80,000 प्लस 20,000 रुपये हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर बोनस ऐड कर लेंगे। टोटल सैलरी आ गई कितनी 2 लाख रुपये, है ना। वेतन कितना था 15,000 रुपये प्रति माह। सहारनपुर में रहता है। 2001 की जनगणना के अनुसार जो जनसंख्या है वो 25 लाख से अधिक नहीं है। चलिए अब इसमें लिखा हुआ था कि रेंट पेड बाय द एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर जो इसका रेंट पे करता है वो फ्रेंड्स कितना पे करता है, वो 2,000 रुपये प्रति माह इसका रेंट पे कर रहा है। रेंट पेड 2,000 इंटू 12 हो जाएगा 24,000 रुपये। अब इसमें क्या लिखा हुआ है कि इसका मालिक है या नहीं। इसमें लिखा नियोक्ता के द्वारा मकान का दे मासिक किराया 2,000 रुपये प्रति माह। इसका मतलब ये है कि जो ओनर है वो उसका मालिक नहीं है, मालिक नहीं है। तो यहाँ पर क्या होगा, जो सैलरी है उसका 15% लिया जाएगा, सैलरी का 15%। तो इसमें जो हमने सैलरी निकाली है वो कितने फ्रेंड्स 2 लाख। इसका 15% हम ले लेंगे 15% ऑफ सैलरी। 15% ऑफ सैलरी 2 लाख का 15%, यह जाएगा हमारा 30,000, है ना, 30,000 रुपये। इन दोनों में जो भी कम होगा उसको ले लिया जाएगा। ना हो गया 24,000। कितना है फ्रेंड्स 24,000 प्लस जो फर्नीचर लगा था उसकी लागत का 10%। तो हो जाएगा फ्रेंड्स 24,000 प्लस 3,000। तो जो वैल्यू निकल के आएगी ये आएगी आपकी 27,000। ये होगा हमारा RFH की कीमत, RFH की कीमत। यदि इसमें जो ओनर है वो क्या होता, मालिक होता, तो हम सैलरी का कितना लेते 10% सैलरी का लिया जाता है। लेकिन यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि नियोक्ता का मकान जो है वो किराए पर लिया हुआ है और वो उसका 2,000 रुपये प्रति माह रेंट पे करता है। 2,000 रुपये प्रति माह रेंट पे करता है। फ्रेंड्स आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए और समझते हैं, इस क्वेश्चन को पॉइंट करते हैं अच्छे से क्लियर। एक क्वेश्चन और लेके आते हैं। इसमें लिखा हुआ है वेतन 10,000 रुपये प्रति माह, बोनस 15,000 रुपये वार्षिक है, कमीशन 5,000 रुपये है वार्षिक। मुंबई में रहता पॉपुलेशन 10 लाख से अधिक है, 10 लाख से अधिक है और मकान सुसज्जित है, फर्निश्ड मकान है। नियोक्ता द्वारा मकान का किराया 2,250 रुपये प्रति माह दिया जाता है। फर्नीचर जो लगा हुआ है उसकी लागत कितनी है 25,000 रुपये। लागत कितनी है फ्रेंड्स 25,000 रुपये। इसकी वैल्यू निकालते हैं। सबसे पहले हम इसकी सैलरी निकालेंगे। सैलरी होगी 10,000 रुपये प्रति माह इंटू 12, 1,20,000 प्लस बोनस वार्षिक है पूरा 15,000 आ जाएगा। कमीशन वार्षिक है 5,000 रुपये ऐड कर लेंगे। ऑल टैक्सेबल अलाउंसेस इसमें कुछ नहीं है तो इसके ऐड करेंगे हम। तो 20 और 20 1,40,000, 1,40,000। तो सैलरी का यहाँ पर 15% दिया जाएगा, 15% ऑफ सैलरी। तो 1,40,000 रुपये का 15%
14 पंजे 70, 14 कम 14 7 21,000 रुपये। एम्प्लॉयज का रेंट पे करता है, रेंट पेड, जो रेंट पेड किया जाता है फ्रेंड्स वो कितना किया जाता है, 2,250 रुपये प्रति माह, 2,250 रुपये प्रति माह इंटू 12, तो यह आएगा आपका 0 12 पंजे 60, 27,000 रुपये। क्या 27,000 रुपये। इन दोनों में जो भी कम हो उसको ले लेंगे। इन दोनों में कम क्या है, 21,000 रुपये, 21,000 रुपये कम होगा। अब इसमें फर्नीचर की कॉस्ट का 10% ऐड किया जाएगा, प्लस 10% ऑफ कॉस्ट ऑफ फर्नीचर। जो फर्नीचर लगा हुआ है उसकी लागत है 25,000 रुपये, तो इसका 10%, 25,000 का 10%, ये आएगा आपका 2,500, 23,500। ये वैल्यू होगी, क्या होगी फ्रेंड्स, वैल्यू ये निकल के आएगी इसकी, वैल्यू ऑफ रेंट फ्री हाउस। आप लोग अच्छे समझ में आ गया होगा, दोबारा समझा देते हैं अगर नहीं समझ में आया। इसमें लिखा जो वेतन है वो 10,000 रुपये प्रति माह है, 10,000 इंटू 12, 1,20,000। बोनस 15,000 रुपये वार्षिक है, कोई कैलकुलेशन नहीं करेंगे, सीधा 15,000। कमीशन मैंने आपको बताया था किसी भी तरह का दिया हो वो आ जाएगा 5,000, तो टोटल आ गया हमारा 1,40,000। इसमें लिखा हुआ था कि जो जनसंख्या 25 लाख से अधिक नहीं है, और इसमें लिखा था जो मकान है वो सुसज्जित है, फर्निश्ड है, और नियोक्त द्वारा मकान का किराया दिया जाता है। किराया दिया जाता है तो उसका मालिक नहीं है, सीधा सीधा सैलरी का 15% ले लिया जाएगा। कौन सी सैलरी, जो हमने अभी निकाली 1,40,000 का 15% हम इसमें निकालेंगे तो कितना आएगा, 21,000 रुपये आएगा। फिर जो एम्प्लॉयज का रेंट पे करता है, एम्प्लॉयज का रेंट पे कितना करता है, 2,250 रुपये प्रति माह, तो 2,250 इंटू 12, 27,000। इन दोनों में जो भी कम होगा वो लिया जाएगा। इन दोनों में कम कितना होगा, 21,000, प्लस जो इसमें फर्नीचर लगा हुआ है उसकी लागत का 10%, जो फर्नीचर लगा उसकी लागत का 10%, जो 25,000 रुपये है इसका 10%, 2,500, इसमें इसको ऐड कर दिया जाएगा। टोटल कितना हो गया फ्रेंड्स, 23,500। ये होगी हमारी वैल्यू ऑफ रेंट फ्री हाउस या एकोमोडेशन। एक और समझते हैं, अच्छे से आ रहेगा आपको समझ में। एक पॉइंट और, ये आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में कार को समझेंगे, जो परक्यूजिट्स में कार मिलती है। इसमें लिखा वेतन 12,500 रुपये प्रति माह है, महंगाई भत्ता 500 रुपये प्रति माह, चिकित्सा भत्ता 500 रुपये प्रति माह, दिल्ली में है, पॉपुलेशन 35 लाख से अधिक है, ये भी फर्निश्ड मिला हुआ है, और नियोक्ता द्वारा मकान का जो किराया है वो 12,500 रुपये प्रति माह पे किया जाता है। फर्नीचर 400 रुपये प्रति माह, इसका मतलब फर्नीचर आपके रेंटेड है ना, फर्नीचर क्या है, रेंटेड है, इसकी कॉस्ट नहीं दी हुई है। चलिए समझते हैं इसके लिए क्या, सबसे पहले हम सैलरी निकालेंगे। तो सैलरी सभी 500 रुपये सभी प्रति माह है, प्रति माह प्रति माह प्रति माह, सबको एक साथ जोड़ के 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 12,500 प्लस DA 500, 13,000 प्लस 500, 13,500 की इंटू कर देते हैं हम 12 से, है ना, 13,500 इंटू कर देते हैं 12 से, तो कितना हो जाएगा। प्लीज एक पॉइंट आप समझिए, इसमें लिखा हुआ है सैलरी कितनी है, 12,500, मेडिकल अलाउंस कितना है, 500 प्रति माह, ऑल टैक्सेबल अलाउंसेस ये आ गया। लेकिन जो DA है वो कितना है, 500 रुपये प्रति माह, लेकिन जो DA है वो अंडर द टर्म्स नहीं दिया हुआ है, जो DA है वो अंडर द टर्म्स नहीं दिया हुआ है, तो इसको हम यहाँ पर ऐड नहीं करेंगे, इसको इरेज कर देते हैं। अंडर द टर्म्स होना चाहिए, जो DA है वो अंडर द टर्म्स होना चाहिए, तो इसको ऐड नहीं किया जाएगा, केवल इनको ही हम ऐड कर देंगे, है ना। कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, 12,500 प्लस 500, टोटल हो गया आपका 13,000। कितना हो गया, 13,000, 13,000 इंटू 12, तो 12 3 36, 12 3 15,
तो ये हो गया फ्रेंड्स आपका 1,56,000 रुपये सैलरी। पॉपुलेशन 35 लाख से ज़्यादा है तो सैलरी का कितना लिया जाएगा, 15%। और यहाँ पर जो फर्निश्ड मकान है और ये मकान नियोक्ता द्वारा मकान का किराया है, यानी मकान का किराया दिया जाता है, उसका मालिक नहीं है, 15%। तो सैलरी का 15% निकालते हैं, 15% ऑफ सैलरी 1,56,000 का 15%, यह आएगा आपका 23,400, 20, हाँ 23,400। रेंट पेड जो किया जा रहा है, रेंट पे किया कितना करता है नियोक्ता, इसका 12,500 रुपये। नियोक्ता द्वारा मकान का किराया कितना है, 12,500 रुपये। तो रेंट पेड बाय द एम्प्लॉयर 12,500 इंटू 12,500 पे करता है और 12,500 सैलरी मिल रही है। कुछ क्वेश्चन में गड़बड़ लग रही है, कुछ क्वेश्चन में गड़बड़ है। हाँ, यहाँ पर मिस्टेक है फ्रेंड्स, 12,500 नहीं है, यहाँ पर है 1600। टाइपिंग मिस्टेक है, टाइपिंग करते टाइम प्रॉब्लम हो गया। ये कितना है, 1,600 रुपये पर दी। कितना फ्रेंड्स, 1,600 रुपये पर दी। ये 12,500 नहीं है, 1,600 रुपये पर मंथ है। सोलह सौ इंटू 12, 16 दूनी 32, 16 3 19, ये हो जाएगा आपका 19,200, 19,200। तो इन दोनों में जो भी कम होगा उसको ले लेंगे, कम। इन दोनों में फ्रेंड्स कम क्या होगा, वो होगा 19,200। प्लस यहाँ पे क्या लिखा था, जो फर्नीचर है वो भी किराए का है। कितना किराया पे किया जा रहा है इसका, 400 रुपये प्रति माह। तो जो 400 रुपये प्रति माह इसका एम्प्लॉयर पे करता है वो भी इसमें ऐड कर दिया जाएगा। रेंट पेड फॉर फर्नीचर, रेंट पेड फॉर फर्नीचर कितना, 400 इंटू 12, 12 चौक 48, कितना जाएगा, 24,000। तो फ्रेंड्स ये कहलाएगी इसकी वैल्यू, वैल्यू ऑफ रेंट फ्री हाउस, 24,000। कितनी होगी, 24,000। आई होप आप लोगों को पॉइंट अच्छे से समझ में आ गया होगा। फ्रेंड्स यदि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और यदि किसी भी तरह का कोई भी पॉइंट है, कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, उसमें आपके कमेंट का रिप्लाई किया जाएगा। और यदि वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स को सभी को शेयर करें वीडियो को। और यदि आप हमारे चैनल पर नए थे और आप लोगों को थोड़ा सा भी फ़ायदा हुआ है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। ऐसा करने से हमें मोटिवेशन मिलता है और इसके हम पार्ट 3 को बहुत जल्द लेकर आएंगे। बाय बाय, थैंक यू।